एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल 2 महीने बाद घर वापस लौटा है, यानी दिल्ली वापस लौटा है। ठीक 2 महीने पहले यहीं से एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल का ये ट्रक आगे निकला था। और पूरे देश में लगभग 11,000 किलोमीटर का सफर तय करके करीब 50 शहरों का दौरा करके आज ये दिल्ली वापस आया है। फिर से आप सबका स्वागत है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल में, और ये है ग्रैंड फिनाले। और मेरे साथ है मेरे तमाम साथी जो हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में, शहरों में गए और वहाँ चुनावी हवा कैसी है उसकी खबर आप तक देते रहे। तो अलग अलग शहरों की हवा, वहाँ की खुशबू, वहाँ की फिजा, ये तमाम चीज़ें लेकर आया है ये इलेक्शन कार्निवल। तो देश के अलग अलग हिस्सों में क्या मूड है, एक एक करके आपको हम सब बताएंगे। आपका तजुर्बा कैसा रहा? बिल्कुल, देखिए मैं झारखंड और बिहार गया, और जैसा कहा जाता है ना कि दिल्ली का रास्ता वो बिहार यूपी होके जाता है, तो उसी बिहार राज्य गए। एक साथ 2 फेस्टिवल, 2 त्यौहार देखने का मौका मिला हमें इस कार्निवल के ज़रिए। एक तो लोकतंत्र का त्यौहार मनाया जा रहा, दूसरा रामनवमी का त्यौहार था। और उस समय जो छठा थी वहाँ पर पटना में, छपरा में, उसके बाद हजारीबाग, जमशेदपुर और फिर रांची में। हजारीबाग वो जगह है जहाँ पर से रामनवमी की यात्रा निकलना शुरू हुई थी, आज से करीब 50 साल पहले के आसपास। और उसके बाद वो रामनवमी पर यात्राएं निकालने का, शोभा यात्रा निकालने का जो चलन था वो धीरे धीरे पूरे देश में फैलता चला गया, विस्तार पाता चला गया। शायद ये मौका रामनवमी का हम अपने शहर में त्यौहार के मौके पर अपने घर के आसपास ही बिता देते, लेकिन ऐसी जगह जाने का मौका मिला जो रामनवमी की यात्राओं के लिए मशहूर है। इस दौरान तरह तरह के लोगों से मिलने का मौका मिला, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से और नेताओं से भी मिलने का मौका मिला। बीजेपी के जो समर्थक थे उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह था, लेकिन जो उत्साह था वो वोटिंग वाले दिन उतना नहीं दिखा। नगमा मैं 8-9 कॉन्स्टिट्यूंसीज में गया, लगातार 8-9 दिन हम साथ में रहे। ये पूरे क्रूज जो हमारे साथ जो कैमरों के पीछे हैं, इनकी वजह से हम लोग सामने दिखते रहे। खास बात यह रही कि 9-10 दिनों में करीब 1,000 किलोमीटर ट्रैवल किया। मैं यूपी में ही रहा, मेरा पूरा झांसी से शुरू होकर, मतलब बुंदेलखंड से शुरू होकर हम रोहिलखंड में गए, रोहिलखंड से हम अवध में आए, अवध से हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में गए। झांसी, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, आजमगढ़, अमेठी, रायबरेली, ये वो तमाम सीटें थीं जो इस बार के चुनाव की सबसे की और हॉट सीटें हैं। गोरखपुर योगी जी का इलाका, अमेठी रायबरेली सो कॉल्ड स्मृति ईरानी गांधी परिवार का इलाका, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का पुराना किला, कन्नौज अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी जगहों पर चुनाव जब आप कवर करते हो, सबसे खास बात क्या रही, मैंने 14 भी देखा, मैंने 19 भी देखा, मैंने 24 भी देखा। तो इन 3 चुनावों में 10 साल में मुझे वो अंतर दिखाई दिया, तीनों चुनावों में क्या अंतर होता है। 14 में हवा थी, लहर थी, आंधी थी, तूफान था, जमीन पे जाके समझ में आ रहा था। 19 में गए तो वो तूफान सुनामी में बदल गया था, वो और जोर से दिख रहा था। पर 24 में मुझे ऐसा लगा, इस बार कम से कम जिन इलाकों में मैं घूमा, और मैं ये बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश में मुझे व्यक्ति से अधिक मुद्दे हावी दिखाई दिए। इस बार जमीन पर मुद्दे थे। जो चीज़ समझ में आ रही थी वो ये कि इस बार जो है वो दरअसल बहुत ही स्थानीय चुनाव लड़ा जा रहा है। पब्लिक जो है वो अपने कैंडिडेट को देखना चाहती है, वो कैंडिडेट कितना दमखम वाला है। ऐसे मेरे को 50 एग्जाम्पल मिले कि हम अपने कैंडिडेट से खुश नहीं है, पर दिल्ली में हम स्थायी सरकार देखना चाहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी इन चुनावों में वो ये कि इस पूरे यात्रा के दौरान, इस 10 दिन की यात्रा के दौरान मेरे साथ मेरी क्रू के लोग भी थे, क्योंकि हम लोग क्या एंकर हैं, हमको पब्लिक पहचानती है। हो सकता है मन की बात ना बोले, हो सकता है कि आपको टीवी पे देख के, कैमरे पे देख के, माइक हाथ में देख के वो अपने मन की बात ना बताएं, पर अगर आप अपने किसी कलीग के साथ जाएं और उसको आगे कर दे और खुद पीछे खड़े हो जाए। तो मैंने 50 बार ऐसा किया। हमारे साथ कई साथी नाम ले सकता हूँ कि वो आगे आगे चल रहे हैं, मैं पीछे पीछे खड़ा हूँ और वो बात कर रहे हैं और मैं सिर्फ सुन रहा हूँ, मैं उससे इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ। ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आई, ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आई कि मतदाता जो है, वोटर जो है वो बहुत स्मार्ट हो गया है।
उसको समझ में आ गया कि हमसे फीडबैक लेकर जाते हैं और अपने नाम से दिखाते हैं, तो हम क्यों सही बताएं इनको, हम क्यों सही तस्वीर पेश करें। बहुत ही स्मार्ट, बड़े छोटे छोटे कस्बे के लोगों ने इस तरह के एग्जाम्पल सेट किए। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जब उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई माइक लगा के, फ़ोन लगा के, तो बिल्कुल पलट गए, तो बिल्कुल पलट गए। ये भी मैंने देखा। अब मुझे नहीं पता कि इसका कितना असर वोटिंग मशीन, ईवीएम की मशीन पे आया होगा, पर ये सब हो रहा है। मैं इलेक्शन कमीशन के लिए बोलना चाहूँगा, हम जिस दिन चुनावी प्रोग्राम अनाउंस हो रहा था, हम सबको याद है 7 फेज़ का चुनाव अनाउंस हुआ। इन 7 फेज़ में से 5 फेज़ में चुनाव जो है वो वीकेंड के पास हुआ है, नहीं भूलना चाहिए। पहले 2 फेज़ फ्राइडे को हुए, अगला एक मंगलवार को हुआ, फिर सैटरडे को हुआ, फिर मंडे को हुआ, फिर सैटरडे को हुआ, फिर सैटरडे को हुआ। सिर्फ एकमात्र एक फेज़ था जो ट्यूसडे को हुआ है, जो कि 4th फेज़ था मेरे ख्याल से। तो ऐसे में मैं ये अपील करना चाहता हूँ अपने इस मंच के ज़रिए, कार्निवाल के ज़रिए, कि भाई चुनाव आयोग या तो आप ये कंपलसरी कर दें कि फ्राइडे को और मंडे को चुनाव नहीं होगा, वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को ही होगा। और हाँ, मतलब छुट्टी मनाते चले जाते हैं लोग, हम जैसे पढ़े लिखे लोग। जब लोकसभा चुनाव आते हैं 5 साल में एक बार ये पर्व होता है और चुनाव लोकतंत्र का पर्व होता है, तो हम जो पत्रकार हैं हम लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, तो बहुत महत्वपूर्ण था। और जिस तरह से हमारा इलेक्शन कार्निवल था, तो जब कार्निवल था तो हमने हर जगह जाकर वहाँ की जो मिट्टी की खुशबू है, वहाँ की जो लोक संस्कृति है, वहाँ की जो लोक कला है, उसके भी रंग जो है वो दर्शकों के सामने लाने की कोशिश की। जैसे मैं मध्य प्रदेश गई थी तो वहाँ पर निमाड़ का खंडवा जो था, वहाँ पर गणगौर था, उसकी हमने कुछ झलकियाँ दिखाई। उज्जैन गई, वहाँ पर महाकाल को हम सब पहचानते हैं, महाकाल की एक अलग छटा है, तो वहाँ पर हमने भस्म आरती की एक अलग सी वहाँ पर छटा जो है वो बिखेरने की वहाँ पर कोशिश की। और एक खास बात नगमा ये भी रही कार्निवल की कि जब स्पॉन्टेनियस वहाँ पर पीपल का जो रिएक्शन है, फीडबैक है, वो मिलता है लोगों के सामने, कैंडिडेट्स होते हैं उनके सामने, तो वो एक फील ही डिफरेंट होता है। वहीं के वहीं जनता आपके सामने खड़ी है, वो अपने मुद्दे गिना रही है, कैंडिडेट जो हैं वो सुन रहे हैं, वहाँ पर नाराज़गी अपनी जाहिर कर रहे हैं, किसी ने मदद की है किसी प्रत्याशी ने तो वो अपना साझा कर रहे हैं, एक अलग अपने आप में अनुभव रहा। लेकिन एक बात ये भी रही, जिस तरह से सुमित ने अभी जिक्र किया कि इस बार मतदाता जो है वो कम निकले। अगर हमें भी 5वें चरण की ही बात करें यहाँ पर, तो 60% के आसपास जो है वो मतदान हुआ है। पिछली बार 2019 में 62 था, तो हर चरण में 2 से 3, 3 से 4% का फर्क जो है, कम जो है वो देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो बात सुमित ने करी, एक वो फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस दिनों में वो पड़ रहा है, लोग छुट्टी मनाने चले जा रहे हैं, मौसम एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो अदा कर रहा है। दिल्ली की अगर हम बात कर रहे हैं, इस टाइम 2 दिनों से 47-46 डिग्री के आसपास जो है वो तापमान चल रहा है। एक बार फिर अगर मैं मध्य प्रदेश में यहाँ पर आऊँ, तो पिछली बार 29 में से 29 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती थी, और इस बार टारगेट 29 में से 29 का किया। लेकिन अगर कुछ जिलों की हम सुमित बात करें यहाँ पर, तो जैसे खरगोन का इलाका रहा, मंडला है, सतना है, रीवा है, यहाँ पर जो थोड़ा सा ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ पर जो टक्कर है वो कांटे की देखने को मिल रही है। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में जो बीजेपी टारगेट लेकर चल रही है 29 में से 29 का, वो मध्य प्रदेश में आ पाएगा या नहीं। अदिति ने जो बात बोली, विकास ने जो बताया, सुमित ने जो बताया, मैं इसमें एक ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ बात कि मतदाता की बात छिड़ी है, तो मुझे ऐसा लगा जो 2014 से 19 और 24 में जो डिफरेंस मैं देख रहा हूँ, और जो बात हो रही है हमारे बाकी साथियों से जो बाहर हैं, जो आए हैं, वो ये कि मतदाता इस बार वोकल नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी को लेकर हो, किसी भी पक्ष को लेकर हो। 2014 में वोकल था मतदाता, एक तरफा था। 2019 में हमने देखा वोकल था मतदाता, एक तरफा था। लेकिन मतदाता इस बार वोकल नहीं है, साइलेंट है। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। जिन सीट्स की हम बात करें, तो इस बार दिल्ली खास तौर से जो मुझे नजर आ रही, क्योंकि दिल्ली में मैं खुद गया, तो दिल्ली में एक दिलचस्पी ये है कि 7 सीटें हैं यहाँ पर, और दिल्ली के बारे में कहा यह जाता है, अगर इतिहास उठा के देखें हम, कि दिल्ली को जो जीतता है वो केंद्र की सत्ता पर काबिज हो जाता है। एग्जाम्पल हमारा बीजेपी का भी है सामने, एग्जाम्पल हमारा कांग्रेस का भी है सामने। अब इस बार यह है कि दिल्ली इस बार किसे चुनती है। इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ हैं और बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन अगर पिछले आंकड़ों को देखें तो दोनों का अगर हम वोट परसेंटेज मिला भी दे तो भी बीजेपी के आसपास वो नहीं पहुंचते हैं। लेकिन मैं हर बार कहता हूं, क्रिकेट हो या चुनाव का मैदान, हर मैच नया होता है, हर चुनाव नया होता है। वोटर कब पलट जाए, कब किसको ऊपर उठा दे, कब किसको नीचे बिठा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही अब मैं बिहार का जिक्र करना चाहूँगा। विकास वहाँ पर गए भी थे। बिहार में मैं इसलिए जिक्र करूँगा, बिहार में बेशक मैं गया नहीं, लेकिन हमारे और जो शोज चले हैं डेटा को लेकर और जो चुनावी मुद्दों को लेकर शोज चले हैं, उसके आधार पर मैं बात बिहार को लेकर कहना चाहता हूँ। बिहार में 40 सीटें हैं। पिछली बार 39 सीटें एनडीए के खाते में आई थी और 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी। इस बार थोड़ा मुकाबला
डिफरेंट हो सकता है, ऐसे कयास लग रहे हैं, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन है, कांग्रेस आरजेडी साथ में है, एक तरफ एनडीए है, जेडीयू बीजेपी साथ में है, एलजेपी साथ में है। तो इस बार सीट जो फाइट है वो इंटरेस्टिंग हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। अगर बिहार की मैं बात करूं, पाटलिपुत्र की सीट है, सारण की सीट है, सीतामढ़ी की सीट है, और इसके अलावा जो एक पूर्णिया की सीट है जिसको लेकर काफी चर्चा हुई थी, तो 5-7 सीटें ऐसी जहां पर काफी देखने की दिलचस्प फाइट होगी। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। और मैं यहीं से शुरू कर देता हूं कि लाभार्थी वर्ग एक बड़ा फैक्टर माना गया है इस चुनाव के अंदर। लाभार्थी वर्ग में बीजेपी बड़ा फोकस करती है, और इसलिए जब हम लोगों के बीच में गए तो वहाँ पर ये कहा गया कि राम भी मिल गए और राशन भी मिल गया। तो यहीं से शुरुआत हुई। उन्होंने कहा सेटिस्फैक्शन हो गया। और जब बात हो रही थी कि वोटर्स घर से बाहर नहीं निकले हैं, तो मैंने जब लोगों से बात की तो उनके मन में ये था कि साहब 400 पार तो हो ही रहा है, तो हम क्या करेंगे। तो गर्मी इतनी है, छुट्टियों का टाइम है, जैसे आपने बताया सुमित सर, तो ये बहुत सारे फैक्टर थे। मैंने हरियाणा कवर किया। हरियाणा में बड़ा, जब मैं गया तो वहाँ पर असेंबली में वैसे ही बड़ा घमासान मचा हुआ है। मंच पर चलने दिया था, तो मैंने सवाल भी यही किया कि भैया आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन आपके साथी छोड़ के जा रहे हैं, निर्दलीय आपसे अलग हो गए हैं, तो कैसे आप करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है मुख्य तौर पर वहाँ पर दो ही फाइट है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। जेजेपी और आईएनएलडी का उतना ज़्यादा वर्चस्व रहा नहीं है। वैसे भी जहाँ जहाँ खड़े हैं तो वहाँ पर जाट वोट आपस में ही बट रहे हैं, तो बीजेपी को एक तरफ से एज नज़र आता है। लेकिन एक हमने अंबाला में शूट किया था। अंबाला में क्योंकि सिंधु बॉर्डर के आसपास का वो एरिया जहाँ पर किसानों को रोक दिया गया था, तो एजिटेशन अभी भी किसान वहाँ पर डटे हुए हैं, तो वो इम्प्रेशन अभी भी लोगों के जहन में है। और मुझे लगता है कि इस वजह से शायद थोड़ा सा नुकसान होगा, क्योंकि रतन लाल कटारिया की सीट थी, निधन हो गया, उनकी वाइफ खड़ी हुई हैं, तो थोड़ा सिंपैथी वोट ज़रूर है, लेकिन किसानों के एजिटेशन वाला जो आक्रोश है वो अभी भी लोगों के मन में है, और यही सवाल है। दूसरा, हमने युवाओं से बात की थी, तो युवाओं के मन में सवाल है कि साहब हम सरकारी स्कूलों के अंदर जाते हैं तो उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं मिलती है, प्राइवेट स्कूल में जाए तो देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो करे क्या। अब उसके बाद वो कहते हैं कि साहब 12वीं के बाद कहाँ पढ़ें, क्योंकि ग्रामीण इलाकों के अंदर कॉलेजेस तो है नहीं, अब पढ़ने के लिए हमें पलायन करना पड़ता है, हमें दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है। अब ये एक बड़ी परेशानी है। दूसरा, अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो मोटी फीस है, नौकरी की बड़ी चिंता है, आपने पैसे खर्च करके अगर आपने पढ़ाई कर भी ली है तो अब आपको नौकरी कैसे मिलेगी। अब ये नौकरी की चिंता दूर करने के लिए हालांकि स्टार्टअप के लिए बात कर दी गई, लेकिन लोगों का सवाल यही है कि साहब हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, हमारी पढ़ाई भी हो गई, लेकिन नौकरी का जो है संकट आज भी बना हुआ है। ये बड़ा देखा मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्शन इज़ अ फेस्टिवल फॉर अस, और मुझे मेरा होम स्टेट हिमाचल मिला था। शिमला में फर्स्ट हमारा शो था, और शिमला में जाहिर सी बात है कैपिटल है और टूरिस्ट प्लेस है। वहाँ पे जो फाइट है वैसे तो सीधा सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन एज जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर सबसे ज़्यादा शिमला से ही है और सबसे ज़्यादा एमएलएज भी वहीं से ही है। लेकिन वहाँ पे मुकाबला जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा कड़ा नज़र आ रहा है। उसके बाद हम लोग गए मंडी, क्योंकि मंडी तो हाई प्रोफाइल सीट है, सबकी निगाहें टिकी हुई है, तो यहाँ पे हमने वुमेन्स महिलाओं से बातचीत की। और अच्छी बात क्या है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही मैनिफेस्टो में महिला जो है केंद्र बिंदु बनी हुई है, और हिमाचल की महिलाएँ ज़्यादा सेल्फ डिपेंड है, मुझे ऐसा लगता है कंपैरेटिवली अदर स्टेट, क्योंकि जब आप लोग सब जाते होंगे तो महिलाएँ वहाँ पर लीड करती हैं। वहाँ पर मुद्दे जो मुझे नज़र आए खासतौर पर मंडी में, क्योंकि इंटीरियर इलाका है, स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा नज़र आया, और महंगाई खासतौर पर, क्योंकि महिलाएं चिंतित थी जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है। लेकिन वहाँ पर भी मुकाबला जो है एकदम किंग वर्सेस क्वीन के बीच है, तो मुकाबला एकदम नेक टू नेक है, और बाकी तस्वीर तो 4 तारीख को स्पष्ट होगी। लेकिन उसके बाद हम लोग गए हमीरपुर। और ये भी हाई प्रोफाइल सीट है। वहाँ पे ये है कि अनुराग ठाकुर कितने ज़्यादा मार्जिन लेंगे। लेकिन हिमाचल क्योंकि देवभूमि के साथ वीरों की भूमि भी कही जाती है, तो अग्निवीर एक वहाँ पर ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, खासतौर पर कांगड़ा और हमीरपुर में।
तो ये ज़्यादा अगर इस मुद्दे को कांग्रेस डिलीवर कर पाती है तो जाहिर सी बात है उनको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, हालांकि हमीरपुर में नहीं मिलने वाला है। और इसके अलावा एक और मुद्दा जो वहाँ पे हावी नज़र आया, स्वास्थ्य के साथ साथ महंगाई ये ज़्यादा मुद्दा हावी नज़र आया। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि हिमाचल पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं वहाँ की लाइफ उतनी टफ होती है, और इस टफ लाइफ में हमारे जो टीम गई थी उन्होंने बड़े ही स्मूथली इस चैलेंज को क्लियर किया है। इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक यू। मेरा जो सफ़र था वो हम दिल्ली से निकले। जब मारिया और सुमित ने हमें बैटन थमाया तो सारा क्रू मेरे साथ निकला हरिद्वार की तरफ। गंगा किनारे से मेरा सफ़र शुरू हुआ था, हरिद्वार पहुंचे, तो उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा हमने कवर किया, मेरठ, मथुरा, हम समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी भी गए, राजस्थान को भी थोड़ा बहुत टच किया, भरतपुर पहुंचे थे, फिर जिसे हम कहते हैं राजनीति का एपिसेंटर राजधानी लखनऊ भी हम पहुंचे, और उसके बाद जैसा कि विकास भी बता रहे थे रामनवमी का वक्त था तो हम अयोध्या भी वहां पहुंचे। और बनारस में मेरा जो ये पहला लेग था वो वहाँ ख़त्म हुआ, लेकिन हम सभी धार्मिक नगरियों से पहुँचे जो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज भी हैं, ख़ास तौर से बीजेपी के लिए। तो वहाँ पर एक तरह से जब हम इस ट्रक को लेकर पहुँचे तो एक मंच बना वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, वहाँ के जनता के लिए, कि वो अपनी आवाज़, अपनी बातें देश के लोगों तक पहुँचा सकें। हमारा मकसद भी यही था कि हमारा ये कार्निवल ट्रक एक मंच बने, एक स्टेज बने। 50 शहरों में हम गए और वहाँ के जो स्थानीय लोग, कलाकार, युवा जो अपनी रचनाओं को लेकर अपने घर में बैठे रहते हैं, उनको हमने ये एक चलता फिरता रंगमंच का स्टेज भी दिया। उन्होंने आके परफॉर्म किया और देश की जनता ने उन्हें देखा। तो ये तो रही बात कार्निवल ट्रक की, लेकिन जो भी नेता या उम्मीदवार इस मंच पर आया, हम सभी ने ये कोशिश की कि हम जनता से जुड़े सवाल पूछें। जो स्थानीय जनता वहाँ मुद्दे उठा रही थी उनकी हम आवाज़ बने और उन नेताओं से हमने सवाल किए, और यही हमारा मकसद भी था। और एक बहुत ख़ास बात यह है कि 1996 के बाद 2024 वो साल है जिसमें उम्मीदवारों की जो लिस्ट है या फिर जो उनकी गिनती है बड़ी है। तो आंकड़ों के लिहाज से 2024 दूसरा ऐसा लोकसभा साल है जहां पर आंकड़े बढ़े हैं उम्मीदवारों के। तो एक तरह से उत्साह है राजनीति को एक पेशे के तौर पर अपनाने का। जब हम अलग अलग इलाकों से गुजर रहे थे तो कई युवा कार्यकर्ता जो शायद आगे चलकर युवा उम्मीदवार या फिर युवा नेता बने, उनमें उत्साह दिखा, लेकिन एक पैटर्न जो मैंने देखा उनका एक बैकअप प्लान भी है। पेशे के तौर पर वो पॉलिटिक्स को अपनाना तो चाहते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड भी हैं, LLB हैं, CA हैं, कोई प्रोफेशन के तौर पर उन्हें डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है, कोई रिसर्चर है। तो अगर राजनीति रास नहीं आई तो सब युवाओं का एक बैकअप प्लान ये भी है कि वो इस प्रोफेशन को अपना ले। तो ये एक ट्रेंड मैंने देखा, क्योंकि बहुत युवा कार्यकर्ता अक्रॉस ऑल पार्टी लाइंस पहुंचते थे हमारे इस मंच के पास अपने अपने नेताओं के साथ, और उतने ही उत्साह से वो भाग लेते थे, भले ही वो नेता बड़ा या छोटा हो, या फिर वो सिटिंग MP का कार्यकर्ता हो, या फिर अपोजिंग पार्टी का। और दूसरा ट्रेंड जो विनेबिलिटी है वो हर बार हमको देखने को मिलता है, विनेबिलिटी, और इस बार भी वो ट्रेंड रहा है। बड़े चेहरे जो इन्हें कहते हैं कि हेलीकॉप्टर कैंडिडेट्स, विरोधी दल उन्हें कहते हैं कि उड़न खटोला कैंडिडेट्स, जो हमको चंडीगढ़ में सुनने को मिला ये टर्म। तो ऐसे कैंडिडेट्स भी उतारे गए हैं। तो विनेबिलिटी हमेशा की तरह एक बड़ा फैक्टर है अक्रॉस ऑल पार्टी लाइंस, एक बार मैं फिर कहूँगी। लेकिन ये ट्रेंड रहा, जनता भी उदासीन है, वोटर ये सोच रहा है कि क्या वोटिंग के टाइम ही क्या हमको ये नेता और ये कार्यकर्ता मिलते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से मैं मिली। उड़ीसा में एक बुजुर्ग वोटर ने कहा कि नेता तो मिस्टर इंडिया हैं, 5 साल में एक बार दिखाई देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि नेता मिस्टर इंडिया ना बने और जीत कर जब आए तो इंडिया के बारे में सोचे। बहुत अच्छी बात की आपने सिकता, ये दोनों चीजें कि लोग कलाकारों को मंच मिला, कार्निवाल था, मेला था, थिएटर बनाया हमने, थिएटर बना दिया, उनके घर तक थिएटर को ले गए। और दूसरी बात ये मैं अपील भी करना चाहूंगा कि जो नेता लोग हैं वो मिस्टर इंडिया ना बने। ये मंच उनके गांव तक आया, उनके घर तक आया, उनके मोहल्ले तक आया। ये इसलिए था कि जनता के सामने दोनों लोग आए, आमने सामने आए, प्रत्याशी आए।
आई डोंट नो आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम आई, लेकिन दोनों प्रत्याशियों को एक साथ मंच पे लाने में आपको नाकों चने चबाने बिल्कुल, पड़े। बिल्कुल। वो आना नहीं चाहते थे, एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, दूसरा आएगा तो पहला नहीं आएगा, वो अपना आदमी भेज देता था, चेक करो वो चला गया कि नहीं चला गया। तो इस तरह की जो छोटी छोटी दिक्कतें हुई ना, इसने बड़ी प्रॉब्लम खड़ी की। पब्लिक ने जितना सपोर्ट किया, नेताओं ने उतना अवॉइड किया। देखिए, पहली बात तो सिकता जी, जैसा आपने कहा ना कि मिस्टर इंडिया हो गए प्रत्याशी, तो आप याद करिए मिस्टर इंडिया फिल्म। मिस्टर इंडिया तभी दिखाई देता था जब आप लाल रंग के शीशे से देखते थे। ये है वो लाल रंग। तो इसके जरिए से यहाँ सब दिखाई देने लगे, पहली बात। और अच्छी बात ये रही कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मंच नहीं था। हमने वहाँ के जो स्थानीय कलाकार थे उनको मौका दिया, वो यहाँ पर आए, उन्होंने अपना अपना जो भी उनका परफॉर्मेंस था वो दिया। तो एक वो बड़ा रंगीन सा एक वो मामला बना। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा, 3 स्टेट में मैं टोटल 5 सीट कवर करके आया। और हम लोग मैंने बैटन थामी थी विकास जी से, रांची से। उसके बाद मैं अंबिकापुर पहुंचा, सरगुजा। पहले वहां कहानी कुछ और थी, इस बार विधानसभा में पूरा सरगुजा साफ हो गया। टीएस बाबा खुद हार गए थे। सरगुजा के बाद हम लोग रायपुर गए, रायपुर के बाद भोपाल गए। रायपुर और भोपाल में कॉमन ये है कि वो बीजेपी के गढ़ बने हुए हैं। इस बार कांग्रेस कितना डेंट करती है, बड़ा मुश्किल वहां लगता है। बाकी 4 जून को पता लगेगा। इसके बाद फिर हम लोग गए थे इंदौर। और मुझे नहीं पता कि आप में से कितनों के साथ वो बात हुई जो मेरे साथ हुई। एक अलग ही बात हो गई। जो प्रत्याशी मेरे साथ इसी मंच पर यहां बैठा था, 2 दिन बाद उसने पार्टी चेंज कर ली, वो सीट छोड़ के भाग गया। और जब मैंने ये सुना, अच्छा उस दिन वो बहुत तेवर में थे, बहुत गर्म थे, उनके तमाम समर्थक यहां आए हुए थे। और कमाल की बात ये, हम जब टीवी पर एंकरिंग करते हैं तो हम लोग बता रहे होते हैं, जनता हमें सुन रही होती है, लेकिन इस कार्निवाल में जनता ठीक सामने बैठी थी। तो उनका जो क्विक रिस्पॉन्स था या जो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स था वो हमको मिलता रहता है। तो उस दिन देखा तो अक्षय कांति बम है, ये है, वो है। और उसके बाद 2 दिन बाद पता लगा कि ये बम यहां नहीं फटेंगे, वो कहीं और फटेंगे। तो बम चले गए। और अब उनको स्थिति यह है कि जो कांग्रेसी उनको उस दिन कंधे पर उठाकर उनको घूम रहे थे जब वो कार्यक्रम हुआ था, तो आज वो 5100 रुपए का इनाम उन पर घोषित कर दिया गया है कि वो मिलेंगे तो पुलिस के हवाले कर देंगे, क्योंकि मामला चल रहा है। पर आसिफ, अगर ऐसे लोगों की विनेबिलिटी होगी ना, तो विरोधी जो खेमा है ना, वो उन्हें ले लेगा और टिकट भी दे देगा। ये ट्रेंड भी है, दिखा ना। इसमें दल बदलू लोगों को, अगर वो जीत रहे हैं वहां से, तो उनको टिकट जरूर मिल रहा है जी। और सिकता जी, इसमें हुआ ये कि बाकी जगह बात होती है कि ये जीतेगा, वो जीतेगा, और उसमें हो क्या गया कि अब बीजेपी वाले इंदौर में ये कह रहे हैं कि अब ये 5 लाख से जीतेंगे शंकर लालवानी। क्यों? अब क्योंकि नोटा को कांग्रेस देने की बात कर रही है। इसके बाद फिर इंदौर के बाद वो मैंने सफर वहां छोड़ दिया था और फिर मैंने वो बैटन थमा दी थी। एक तो आपका चश्मा वाला और फ्रूटी वाला एपिसोड वो हमने सुना। कि कन्हैया यहाँ आए। कन्हैया, आप कहाँ हैं? उनको सबको एक साथ बुला लूंगा मैं। नहीं, वो आके वो एपिसोड बताएंगे, क्योंकि उन्होंने मेरा चश्मा बचाया फ्रूटी के बदले। फिर ऐसे एक सुधीर जी भी मेरे साथ है, मैं आपको बताऊं। मैं अंबिकापुर में था। तो वहां ये हुआ कि हम लोग बोर हो रहे थे, तो हम लोग जनता की बात जानने के लिए निकले। देखा वहां ढोल ताशे बज रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र, वहां शादी का माहौल था, जैसा आपने बताया कि शादी के आयोजन चल रहे थे। तो वहां फिर हम लोग नाच लिए, तो उससे फ्रेश हो गए। और जब वापस आए तो कार्निवाल बहुत मस्त हुआ था। तो एक वो बड़ी घटना थी। एक चीज और हुई, वहां एक अम्मा थी जो शहतूत बेच रही थी, जिन्हें हम शहतूत कहते हैं, छत्तीसगढ़ में तूत पका कहते हैं उसे। तो उनसे मैंने पूछा, अम्मा कैसे पता लगेगा कि इनमें से कौन सा मीठा और कौन सा खट्टा? तो उन्होंने कहा कि जो काला है वो पक गया है, पेड़ से नीचे गिर जाता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि नेता वेता भी ऐसे ही होते हैं। मैंने कहा मतलब? बोला जो जितना पक गया है नीचे गिरेगा। तो मैं बहुत देर सोचता रहा कि अम्मा कहना क्या चाहती हैं। फिर मुझे कुछ इशारा मिला तो मैं काफी देर मुस्कुराया। बाकी बंदर वाला एपिसोड एक बार आप सिकता जी बताइए। कन्हैया आगे, आप उनसे पूछिए, वो बताएंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे चश्मे को बचाया वृंदावन में। कन्हैया आइए, चश्मा रेस्क्यूअर आइए सर। तो कन्हैया बताइए आपकी क्या था वो बंदर वाला एपिसोड? कुछ नहीं, हम राजस्थान के लोग आए थे तीर्थ स्थल पे, मतलब दर्शन करने के लिए। उसी वक्त सिकता मैम भी थी। उन्होंने बोला कि चलो शूट करते हैं। जैसे ही शूट करने गए, ये इनका फोकस कि इंटरव्यू पे था। बंदर आया, एकदम लेके चला गया चश्मा। चश्मा पहना हुआ था। और वो वहाँ का हर बंदर चश्मा और टोपी, फ्रूटी दिया। और वहाँ के दुकानदार भी जो भी हैं, वो 10 रुपए की फ्रूटी 20 रुपए में बेचते हैं। ये उनको मालूम है कि हाँ, फ्रूटी के बदले ही भाग के गया, सामान मैं मिलेगा जी। फ्रूटी लेके आया। तो बंदर ने सिकता जी का नजरिया बदल दिया, मतलब उसके बाद। तो फिर फ्रूटी दी और फिर वापस दिया उसने। थैंक यू। ये बड़ी दिलचस्प घटना थी। एक दिलचस्प घटना हम लोगों के साथ घटी। इनफैक्ट हम लोग इलाहाबाद में थे, प्रयागराज में हम लोगों ने, हमारे सहयोगी जो हैं, हमारे मिस्टर प्रवीण मिश्रा, वो होटल बुक कर रहे थे। यहाँ से कहा गया
लॉजिस्टिक्स से डिपार्टमेंट से उन्होंने बुक नहीं हो रहा था, मैं कर देता हूँ। अब गाड़ी में बैठे बैठे 300 किलोमीटर सफर में इन्होंने कोई होटल देखा, हेरिटेज होटल दिखा। तो मैं कहानी की केवल भूमिका बांध रहा हूँ, बाकी की चीजें प्रवीण बताएंगे। गौरी प्रसाद पहले पहुंच गए, गौरी प्रसाद का मैसेज आ रहा है वहां से। गौरी हमारे चीफ सीनियर कैमरा पर्सन है, उन्हीं की वजह से हम लोग दिख रहे हैं। गौरी सॉरी, मेरा फ्रेम अच्छा बनाना, काटना नहीं। तो अरे बड़ा अच्छा होटल किया प्रवीण भाई, मजा आ गया, प्लीज आओ एंजॉय करेंगे। पुरानी हवेली थी, वहां पहुंच गए, सबने देखा, बड़ा खुश हुआ, अरे वाह प्रवीण वाह क्या होटल है। कट टू, ये तो जब एंट्री रिसेप्शन था, कट टू नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे। दोपहर में हम पहुंचे थे, शो करने के बाद रात को सोए आके। एवरीबडी हैज अ स्टोरी। यार मंजुलिका थी क्या? यार मेरे कमरे में कोई था या कहीं से छन छन की आवाज आ रही थी? मेरा कमरा ऊपर था, फर्स्ट फ्लोर पे, और उसके ऊपर एक और रूम था। तो मैंने गया, मैंने कहा अमित सो गया? कह रहा नहीं। तो मैंने कहा बाहर आ, मेरे को डर लग रहा है। तो क्या रात में क्या हुआ कि अमित ने मेरे पर ऐसे हाथ रख दिया, मैं चिल्लाया। नहीं, कैसे चिल्लाया वो अमित बताएगा। अमित एक्चुअली ये चला गया था सुमित सर के साथ, और रात को लेट आए थे, और एक्चुअली वो होटल बहुत ही क्रीपी और हॉन्टेड था। मतलब ऐसा लग रहा था कि हमारे रूम में एक अटैक था। हेरिटेज होटल था, हेरिटेज था, क्रीपी था वो, मैं बता रहा हूँ। और उसमें हमारे रूम में एक अटैक था, तो ऐसा लग रहा था कि वो अटैक खुलेगा और उसमें से कोई निकलेगा। सेम रिएक्शन। रूम के एंट्रेंस के बगल में एक स्टेयर्स जा रहे थे, बहुत ही डार्क से थे। ये आया, इसने मेरे को कॉल किया और मेरे को बोला जल्दी खोल, मेरे को डर लग रहा है, दरवाजा खोल, डर लग रहा है। ये अंदर आया, इसने भी वो सेम रिएक्शन था कि अटैक पे ये क्या है, मुझे नहीं पता क्या है। मैंने कहा चल सो जा। फिर हमने कहा कि लाइट नहीं बंद होगी रात। इसने बोला लाइट बंद मत करना। मैंने कहा ठीक है, लाइट भी नहीं बंद करेंगे। अब ये सो गया। सोने के बाद इसने ऐसे रोल किया, रोल करके ब्लैंकेट लेके वापस रोल किया। तो मैंने इसको ऐसे किया और ये जोर से चीखा। कैसे? ओए कौन है, कौन है, कौन है? मैंने कहा भाई मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। भूत है यहाँ पर, भूत। तो देखिए अब बारी है हमारे अनसंग हीरोज को सामने लाने की। आपने हम सबको देखा, ऑन एयर देखा, ऑन स्क्रीन देखा, और अब मैं दो लोग तो हमारे साथ हैं, और अब मैं एक एक करके बुलाता हूं जो वो लोग जिन्होंने इस कार्निवाल को आपके टीवी पर दिखाया। ये कन्हैया जी हैं आप, और मैं चाहूंगा सब लोग तालियां बजाएं इनके लिए। ये कन्हैया जी हैं, विपिन जी हैं, और अब सारे एंकर साहब इधर आ जाइए एक तरफ, और टीम को इस तरफ कर लेता हूँ। ये विपिन जी हैं, ये फराज भाई हैं, और ये सुधीर जी जेट फाइटर हैं, हमारे ड्रोन उड़ाते हैं। प्रसाद जी हैं, आइए। इसके अलावा अश्विनी जी और जेवियर जी। तो ये हैं हमारे वो अनसंग हीरोज जो पर्दे के पीछे रहकर हमको सब पर्दे के सामने लाते रहे। और एक बार जरा मैं जल्दी से इनके रिएक्शन पूछ लेता हूँ। तो सबसे पहले प्रवीण जी आपसे तो बात हो गई, अमित जी आपसे बात हो गई। ये कन्हैया है हमारे, नाम कन्हैया है। तो मुझे बताइए कि क्या क्या दिखा आपको इतने लंबे टूर में? आप पूरा इतना घूमे, 11,000 किलोमीटर, 50 शहर, क्या क्या सबसे अच्छी चीज क्या लगी आपको? जो हम लोगों ने काम किया, तो इतने सालों का मीडिया का अनुभव पूरा काम आया, और बहुत मजा आया हमें। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ठीक है। सुधीर जी हमारे साथ हैं, और कहते हैं कि जब आप ऊपर से देखते हैं तो अच्छा लगता है। ये बहुत ऊपर से देखते हैं, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, अलग अलग लोकेशन को रिवील करना, और इतने जो है रीजनल प्लेस है, जैसे मथुरा था, इलाहाबाद था, और जगह जगह उसको ड्रोन से विजुलाइज करना एक अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था। विपिन जी आपके पास है। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, पुराने जमाने में जब योद्धा जाते थे युद्ध के लिए, और जब वो जीत कर वापस आते थे तो आरती होती थी, भव्य उनके लिए आयोजन होता था। ये हमारे वो योद्धा हैं जो 2 महीने बाद आज इस चुनौती को जीत के आए। तो एक बार आप खुद अपने लिए ताली बजाइए, जोर से एक बार बजाइए अपने लिए। ये अश्वमेध लेके निकले थे ये वाला, और रास्ते में किसी ने नहीं रोका, परमिशन हर जगह थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ये टीम के बुजुर्ग थे हमारे। और इनका सुधीर इनका रूममेट था, और हर दिन दोनों मेरे पास आते थे कि रूम चेंज करना, हमारा रूम चेंज करना। अच्छा, किस्मत की बात ये थी कि जिस रूम में रहते थे उसका एसी नहीं चलता था कभी भी, तो पक्का हर होटल में रूम चेंज होता था। एक बार क्या हुआ, गोरखपुर में मेरा एक दोस्त, गोरखपुर का जज मेरा दोस्त है, मैं सुमित सर बैठे होते, वो सामने होता, कंप्लेंट लेके आया, विपिन सर एसी 22 पे कर रखा है उसने। मैंने कहा सुमित सर कहते हैं जज साहब सामने, यही फैसला करेंगे आज। तो विपिन सर हैं, और इनसे मैंने आयुर्वेद बहुत सीखा। इन्होंने अलग अलग पत्तियां मुझे रास्ते में दिखाई कि इनसे ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो ये ज्ञान सर इसी यात्रा में प्राप्त हुआ आपको? नहीं, पहले से तो इसको अपने तक सीमित मत रखिए, इसको बांटिए इसको। ठीक है तो सर। इसके बाद कोई किताब वगैरह लिखेंगे आप?
नहीं सर। अरे लिखिए सर। मैं रूम पार्टनर था, तो एकदम चलते फिरते आयुर्वेदिक दुकान की तरह जो है, कमरे में जाते ही जो पत्ते वत्ते जो है खोल के ये दवाई है, ये काम करता है, इससे कंट्रोल होता है। आपको ऐसा तो नहीं लगा कुछ टोटका वगैरह कुछ? नहीं नहीं। अच्छा फराज भाई, ये हमारे फराज भाई हैं, आप बताइए कि कैसा रहा ये सफर और कैसा रहा आपको, पूरा ओवरऑल बताइए। देखिए, मंच की गरिमा बनाए रखते हैं, सम्मान बनाए रखते हैं। इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी, बहुत कुछ सीखा। एक हफ्ता समझने में लग गया कि करना क्या है, कौन क्या है, बिकॉज मैं सिर्फ इंग्लिश से आया था, तो हिंदी में सिर्फ चेहरे जानता था। सर अब ये कह रहा है कि मैं हिंदी में काम करूंगा। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड नाउ इट इज़ डिफिकल्ट टू गो बैक। सुबह सोते रहो, कोई उठा ही नहीं रहा है। खैर, अश्विनी जी हमारे साथ। अश्विनी जी, एक बात मुझे आपसे पूछनी थी। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जो तकलीफ है वो इस तरह की थी कि रात में सबसे पहले एंकर फ्री होता था इस मंच से। उसका काम ये होता था कि वो पहले होटल जाएगा और बताएगा कि खाना अभी क्लोज मत करना क्योंकि मेरी टीम आ रही है। तो मैं जाके सबसे पहले वो प्लेट वो सब बता देता था कि ये है और बता देता था। और उसके बाद उनको जब हम ये बोलते थे उस टीम को कि सुबह 6 बजे ब्रेकफास्ट भी आपको हम लोगों के लिए खोलना है, तो वो भी चौंक जाते थे। तो हर होटल में सबसे आखिरी डिनर और सबसे पहला ब्रेकफास्ट वो हम लोग करते थे। बिल्कुल, हमारे पास ये भी एक चैलेंज था। मतलब रात को 12 बजे डिनर करो, 1 बजे डिनर करो, और रात को ही बुकिंग होती थी कि सुबह 6 बजे हमें ब्रेकफास्ट दे देना। और दूसरी बात, जब हमारे साथ जो लड़के थे 42-44 टेम्परेचर में इनमें लाइटें बांधते थे, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। बिल्कुल। तो फिर भी आप बताइए प्रसाद सर, आप बताइए। मैं बहुत ट्रैवल किया हूँ ऑल ओवर द इंडिया, वर्ल्ड, व्हाटएवर। ये वाला बहुत स्पेशल था मेरे लिए बिकॉज इट्स वेरी चैलेंजिंग। सेम डे वी यूज्ड टू ट्रैवल एवरीवन, getting up at 6 a.m. in the morning and traveling without having lunch. I think everybody agrees. And we have used to reach the location on like 3:34. Then we have to start without wrecking the location. ये बात तो मैंने बताई नहीं कि इस पूरी यात्रा के दौरान किसी भी एंकर ने लंच नहीं किया होगा। 46 डेज ब्रेकफास्ट होता था, 3 बार लंच किया। ब्रेकफास्ट होता था, हाँ 3 बार। अच्छा, एक ब्रेकफास्ट होता था, फिर डिनर होता था। आइए सर, आइए जेवियर सर, आप बताइए ये कैसा रहा आपका ये पूरा सफर? अच्छा, सबसे ज्यादा चीज क्या मिस कर रहे हैं आप इस सफर के बारे में? मिसिंग कुछ नहीं करना, अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे को सबसे अच्छा लगा प्रवीण भाई, इतना सीनियर के साथ काम कर दिया फर्स्ट टाइम। कुछ मतलब कंप्लेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सबको एक ही साथ मेंटेन करके। कितना चैलेंजेस है सब। Care of everyone, very honest. अब मैं, ये हमारी टेक्निकल टीम है जो हमारे साथ चल रही थी। मैं मंच पर उन 2-3 खास लोगों को और बुलाना चाहूंगा जो इस पूरे मंच पर साथ थे। इस टीम को ट्रैवल कराने वाले सुमित, हमारे ड्राइवर ट्रैवलर, आप जल्दी से आ जाओ। ये हमारे छोटी कटकाठी के बड़े पहलवान हैं, देखन में छोटे लागे, गाड़ी चलाएं गंभीर। कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी कुछ गलत चल रही है, घबरा जाएंगे। सुमित, पहले तो बहुत धन्यवाद हम सब की तरफ से आपको। मैं पहले तो एनडीटीवी के लिए धन्यवाद, और दूसरी बात है कि हम लोग जो गए थे परिवार के साथ गए थे। अरे वाह। और मैं आपको एनडीटीवी के लिए धन्यवाद करता हूँ क्योंकि जो हमारा ट्रिप था, आज की लाइफ में मेरे को 16 साल हो चुका है गाड़ी लाइन में। मैं 2008 से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और जिस टाइम मैंने अब ये पूरा मेरे को टूर मिला हुआ है, आज की लाइफ में मेरे पास कोई ऐसा टूर नहीं मिला है। क्या बात है। ये जो हमारा इलेक्शन कार्निवल है, ये हमारा जो हीरो है, इसके जो ड्राइवर हैं सोनू, उनको बुलाना चाहता हूं। और सोनू की टीम के जितने भी लोग हैं इस ट्रक के साथ जो चलते थे, वो सब आ जाएं, क्योंकि आपके बिना ये मुमकिन नहीं था। तो वो भी सब लोग आ जाएं मंच पर एक बार। तो ये है हमारे कार्निवाल के वो ड्राइवर, वो क्रू मेंबर, वो पायलट जो इसको आगे बढ़ाते थे, दिन रात इसे चलाते थे ताकि हम रोज एक नई लोकेशन पर पहुंच सके। और हमने बिना किसी ब्रेक के आपको अलग अलग शहरों से हमने नब्ज दिखाई। और ये सोनू जी हैं हमारे, जो इनके हेड शेफ भी हैं, हेड ड्राइवर भी हैं। कई जगह शहर से ऐन पहले पहुंचने पर आलू और टमाटर की जो ये तरीदार सब्जी बनाते थे, वो हम खाइए सब। सोनू जी को माइक दीजिए, बताइए हम कहाँ गए थे। बताइए। एक मिनट, आपको अब लग रहा है कि आप दिल्ली पहुंच गए, आपको लग रहा है कि अभी भी गाड़ी चल रही है? जोर से बोलिए। नहीं, ऐसा क्यों लगेगा? अब थक गए क्या आप? नहीं, थकेंगे क्यों? तो ये है सोनू, ये है सुमित, और ये है हमारी टीम एनडीटीवी की, ये टेक्निकल स्टाफ हमारे एंकर्स। तो एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल ग्रैंड फिनाले आप इस वक्त देख रहे थे, और हमने अब आपको जाते जाते हम आपको अपना वो थीम सॉन्ग सुनाते हैं जो हमें जोश भर देता था, थकान दूर कर देता था, और ऐसा लगता था कि जनता की आवाज हमें उठानी है, हमें इस मंच का इस्तेमाल करना है। और ये जो गरिमामय परंपरा है एनडीटीवी की, जो चुनाव मतलब एनडीटीवी, उसे बरकरार रखना है।
जिस तरीके से इस टीम ने काम किया है, 2 महीने तक बिना ब्रेक के, कोई शिकायत नहीं, किसी ने नहीं कहा कि अब मैं सरेंडर कर रहा हूँ, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया।